अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, डिस्कवरी ऑफ कैथोड पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर कि इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है एटम्स के बारे में। 5th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट में एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस। उन्होंने अपनी एक अजम्पशन दी थी या अपना एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बना गया है, जिसको उन्होंने एटमॉस का नाम दिया। एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉट कटेबल या फिर इंडिविजिबल, जिसे आज हम एटम्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर, यानी कि डाल्टन जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एटम्स के बारे में क्या थ्योरी दी है। 1880 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जो कि एक केमिस्ट भी थे, इन्होंने एक फंडामेंटल आइडिया दिया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि केमिकल नेचर क्या है एटम की, या एटम के अंदर एटम जो है वो एक मैटर के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने इस सारे प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन किया था और इनकी थ्योरी को नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसकी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स जो हैं वो नीचे मैंने लिखी हैं, 4 पॉस्टुलेट्स आपके लिए। लेकिन ये पॉस्टुलेट्स जो हैं वो प्रूवन नहीं है, इन पॉइंट्स के कोई प्रूव नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि ये चेंज नहीं है या इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। इस डाल्टन ने अपनी सिर्फ एक अजम्पशन दी थी, अपनी जो है वो एक थ्योरी दी थी, जो कि कभी थ्योरी जिसे हमने पीछे पढ़ा, थ्योरी कभी भी चेंज हो सकती है, वो साइंटिफिक लॉ नहीं होती। तो इसने अपनी एक थ्योरी दी थी। अब इसकी फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली टिनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि तमाम एलिमेंट्स बहुत ही छोटे और इनविजिबल पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिनका नाम है एटम। एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और पार्टिकल्स जो होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, यानी कि इन्हें देखा भी नहीं जा सकता। मैटर के अंदर एक एटम को अलग से नहीं देख सकते। एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि एटम्स एक एलिमेंट के अंदर जो होते हैं उनका साइज भी सेम होता है, उनकी मास भी सेम होती है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, और ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता एक एटम का दूसरे एटम में एक ही एलिमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट हो सकते हैं, साइज या शेप में भी हम डिफरेंट हो सकता है उनमें। थर्ड पॉइंट है द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज इन सिंपल प्रोपोर्शन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एटम्स जो है वो सिंपल होल नंबर के रेशियो के जो है वो प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, मतलब होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सेम जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास की पॉइंट आ गई कि एटम्स जो है ना ही बन सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक पिक्चर बनाई जिसमें जो रेड कलर है वो ऑक्सीजन को शो हो रहा है जो कि अबंडेंट मास में है, और जो ग्रे कलर है वो हाइड्रोजन को शो कर रहा है जो कि लेस इन मास है। ऑक्सीजन का जो पहले हमने एक एटम लिया है 16 मास यूनिट्स जिसकी मास है, और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स लिए हैं जिनकी मास है एक, दोनों की एक एक जो है वो मास यूनिट मास है, तो हम जो है इसको ले लेंगे ऐड करके 2 मास यूनिट्स, तो 16 + 2 मास यूनिट्स 18 मास यूनिट्स हो जाएंगे, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 18 मास यूनिट्स होते हैं। तो मास ना ही क्रिएट हुई है और ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी इसी तरह की पॉइंट्स बताई गई हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एटम्स के बारे में आज क्या थ्योरी दी गई है, या आज के लिए एटम्स के बारे में हम किस थ्योरी को प्रूफ करते हैं, किस थ्योरी पर फॉलो करते हैं। इसे हम डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उनकी कुछ पॉइंट्स को रॉन्ग किया गया है या उन्हें गलत साबित किया गया है।
इस थ्योरी के अंदर डिफेक्ट्स भी काउंट किए गए हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, और इसकी स्टेटमेंट्स 3 हैं। एटम इज डिविजिबल पार्टिकल इन पार्टिकुलर कंडीशंस, यानी कि एटम्स जो है वो डिविजिबल है पार्टिकुलर कंडीशंस में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? जिस तरह से हमने पीछे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि एटम इज इनडिविजिबल एंड स्मॉल पार्टिकल, और इसको ब्रेक हम नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिहाज से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं और ये और भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। और एटम खुद भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपोज होती है और भी छोटे पार्टिकल्स को, जिनको इन्होंने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो हमारी सक्सेसफुल या जो डेवलप्ड दूसरी एक्सपेरिमेंट्स हुए उनसे हमें प्रूव हुआ। सेकेंड पॉइंट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में डिफर इन देयर एटॉमिक मास विच कॉल्ड आइसोटॉप्स, यानी कि एक, जिस तरह से हमने आगे भी हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स को डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि आइसोटॉप्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं, यानी कि उनके मास नंबर सेम डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उन्हें हम आइसोटॉप्स कहेंगे ऐसे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी इस तरह से गलत है कि डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट के अंदर तमाम एटम सेम साइज और सेम मास के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही एलिमेंट के अंदर डिफरेंट मासेस के एटम्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है मैटर एटम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन E is equals to mc²। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम की रीअरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन एटम्स जो है वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि एटम जो है वो एनर्जी में या मास में चेंज हो सकता है, मैटर जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज में चेंज हो सकता है। तो इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिहाज से मैटर या एटम जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं एनर्जी में, जैसे कि हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आइंस्टाइन की मास इक्वेशन जो कि बहुत फेमस है वो है E = mc², यानी कि इस फॉर्मूला से या इस प्रोसेस से हम मैटर को जो है वो एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब हम उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे एटम के, जिनको हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। एटम वैसे तो हम, जैसे डाल्टन ने भी कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट के, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिहाज से एटम्स खुद भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से कंसिस्ट किए होते हैं, यहाँ हम उन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिनके नाम है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले जो हिंट मिला था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद मिला था, जो कि माइकल फेराडे, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई जो कि गोल्डस्टीन जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, और इसके अलावा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। फिर आखिर में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उन्होंने जो है वो थर्ड एटॉमिक पार्टिकल की रिवीलेशन की या उसे डिस्कवर किया, जो कि था न्यूट्रॉन। इन्होंने न्यूट्रॉन को 1932 में डिस्कवर किया। इन्हीं सारे साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से और इन्हीं सारे साइंटिस्ट की स्ट्रगल की वजह से हम आज एटम को इस फॉर्म में जानते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। फंडामेंटल पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे 1897 में एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, इन्होंने डिस्कवर किया। जो अपैरेटस इन्होंने यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो था डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें से नियॉन साइन और टीवी ट्यूब की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो कि ये दोनों डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट होता है एक ग्लास ट्यूब के, जिसके साथ फिटेड होता है 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो कि एक कैथोड और दूसरी एनोड के तौर पर वर्क करती है, और एक हाई वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड की जाती है इस डिस्चार्ज ट्यूब को। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप होता है जिससे जो है वो पंप किया जाता है हाई प्रेशर ऑफ एयर, या हाई प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में पंप के थ्रू। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस ट्यूब को एवैक्यूएटेड किया था, यानी कि खाली कर दिया था, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में से हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करने की वजह से स्ट्रीक्स ऑफ ब्लूइश लाइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड से ब्लूइश लाइट जो है उनकी स्ट्रीम्स फ्लो करना शुरू हो गई।
जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि एनोड की तरफ जा रही थी। ये रेज जो थी वो ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड, और इनकी वजह से जो वॉल थी यानी कि डिस्चार्ज शिप की जो वॉल्स थी वो ग्लो कर रही थी, और उनकी वॉल्स पर एक डिफरेंट अपोजिट एंड, दोनों अपोजिट एंड्स पर ग्लो हो रहा था। जहाँ पर स्ट्रीक्स जो थी या जो फ्लो थे लाइट का ब्लूइश फ्लो था, वो जहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था वहां पर वो ग्लो फॉर्म कर रहा था। इन रेस को हमने पॉजिटिव की तरफ जाते हुए देखा, इसलिए इसे हमने कैथोड रेस का नाम दिया, क्योंकि हमेशा नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। जे थॉमसन ने ये शो किया कि ये जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि ये शो करती हैं कि ये नेगेटिव चार्ज्ड है। इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इसी वजह से इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्हें ऑब्टेन किया गया उनकी नेचर को जाने बगैर, और जो गैस डिस्चार्ज शिप के अंदर डाली गई इसी की हेल्प से जो है इससे हमने जाना कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैटर के कंस्टिट्यूएंट से यानी कि मैटर में से ही निकलते हैं, और मैटर जो है उसके पार्ट हैं या उसका पार्ट है, इसलिए इसे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का एक कंस्टिट्यूएंट है, एक पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अब हम आ जाते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पर, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड, यानी कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जो वो स्ट्रेट लाइन जो कि कैथोड के परपेंडिकुलर होती हैं। दे प्रोड्यूस अ शैडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ which shows that they consist of material particles। ये एक शेडो प्रोड्यूस करती हैं अगर इनके बीच में कोई ओपेक पार्टिकल आ जाए, और इनका जो शेडो होता है वो एनोड की तरफ एक शेडो होता है, जो कि ये प्रूव करता है कि जो कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ ट्यूब। ये जब ट्यूब की वॉल पे स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ब्लूइश कलर की फ्लोरेसेंस होती है। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर शोइंग दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ये वॉल्स पर मैकेनिकल प्रेशर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। मैकेनिकल प्रेशर वो कि जिससे हम एक मशीन को रन कर सकें, मैकेनिकल प्रेशर भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसके ये प्रूव होता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये डिफ्लेक्ट होती हैं पॉजिटिव की तरफ, और इस बात से ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट किया जाता है। The change to mass ratio is constant. Its value is 1.75881 into 10 power 8 कूलम पर ग्राम, यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशियो E अपॉन M रेशियो जो कैथोड पार्टिकल्स का होता है वो होता है 1.7588 into 10 power 8 कूलम पर ग्राम। जैसे कि तमाम सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, कि हर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कैथोड रेज का E अपॉन M रेशियो होता है वो सेम ही होता है, चाहे फिर वो एक गैस हो या फिर कोई सॉलिड हो, किसी ट्यूब के अंदर हो या ऐसे ही फ्रीली मूविंग हो, लेकिन एक E अपॉन M रेशियो कैथोड पार्टिकल्स का हमेशा सेम रहता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि हम सब जानते हैं एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें तो ये बात बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि उस नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट एक पॉजिटिव चार्ज भी हो जो कि इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि एटम को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और इस पॉजिटिव पार्टिकल को या पॉजिटिव चार्ज को हमने प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन फंडामेंटल यूनिट है एक एटम के स्ट्रक्चर में। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट हाइड्रोजन भी वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, यानी कि सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो एटम होता है या एलिमेंट होता है उसमें भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है। प्रोटॉन्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था उसी अपैरेटस के अंदर जो कि कैथोड रेज में यूज हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि कैथोड इस बार परफोरेटेड होगा, यानी कि
जो कैथोड रेस ट्यूब है उसके अंदर हमने परफोरेटेड कैथोड को फिट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट एक जर्मन फिजिसिस्ट ने किया था जिनका नाम था गोल्डस्टीन। 1886 में इन्होंने फॉर्म किया था, जिसमें प्रोटॉन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर दिया और इनकी प्रॉपर्टीज पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी 1897 में जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने जिस apparatus को स्टडी किया था वो मैंने आपके लिए सामने फिगर में आपको दिखा दिया है। इसमें वही कैथोड रेज ट्यूब इसने यूज की, इसके अलावा एक कैथोड और एक एनोड। इसके अंदर जो हाई वोल्टेज दिया गया, हाई वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है वो एनोड टू कैथोड फ्लो हुआ है। और चूंकि कैथोड परफोरेटेड था तो जो अपोजिट साइड पर, मतलब कैथोड की अपोजिट जो ट्यूब की वॉल थी वहां पर रेड ग्लो फॉर्म हुआ। इसके अंदर भी वही वैक्यूम पंप है और इसके अलावा जो प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो बहुत कम है और जो एयर है वो फिल्ड है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब हम पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। These rays also travel in straight line from anode to cathode. ये रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ। These are deflected towards the negative plate when passed through an electric field, showing that they carries positive charge. जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करवाते हैं, जो मैंने पीछे आपको ट्यूब दिखाया था, इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाएंगे तो जो प्रोटॉन्स हैं वो ट्रेवल करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, जो ये बात को प्रूव करते हैं कि एनोड से कैथोड जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। चार्ज अपॉन मास रेशियो यानी कि E अपॉन M रेशियो पॉजिटिव पार्टिकल्स का बहुत ही कम होता है, इतना कम कि जो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, और ये हर गैस की नेचर पर डिपेंड करता है जो कि ट्यूब के अंदर है। मतलब हमने जो कैथोड रेज पढ़ी थी उनका जो E अपॉन M रेशियो था वो गैस के रिगार्डलेस था, यानी कि ट्यूब के अंदर हम कोई भी गैस फिल कर लें E अपॉन M रेशियो इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा सेम रहेगा। लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं है, जो E अपॉन M रेशियो है वो चेंज होगा जब हम इसकी नेचर में, यानी कि गैस की नेचर को चेंज करेंगे तो E अपॉन M रेशियो भी चेंज हो जाएगा ट्यूब के अंदर। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1932 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने न्यूट्रॉन को यानी कि थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर किया था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, वो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पर। न्यूट्रॉन होता क्या है? न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन की मास है वो तकरीबन प्रोटॉन की मास से ही सेम होती है, यानी कि जितनी न्यूट्रॉन की मास होती है उतनी प्रोटॉन की मास होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है तमाम एटम्स का एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के तमाम एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को छोड़कर क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हम आ जाते हैं अब रेडियो एक्टिविटी पे। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय हेनरी बैकरल, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट इन 1896, यानी कि 1896 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी बैकरल, उन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in which invisible radiation are emitted from the nucleus of atom। यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक खुद ब खुद होने वाली, स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद होने वाली, डिसइंटीग्रेशन यानी कि ब्रेकडाउन होती है न्यूक्लियस की, जिसमें एक एटम के न्यूक्लियस में से ना नजर आने वाली रेडिएशंस बाहर आती हैं जिनको हम जो कि न्यूक्लियस में से निकलती हैं एटम के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। सब्सटेंस व्हिच emit such kind of radiation are known as radioactive elements, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जिनमें से रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी पर, यानी कि इसकी नेचर क्या है और इसके अलावा इसकी टाइप्स, कितनी रेस की टाइप्स इसमें से निकलती हैं। एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने 1902 में डिटरमाइन किया था कि नेचर क्या है रेडियो एक्टिविटी की। सबसे पहले उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक सैंपल को प्लेस किया था लेड बॉक्स में, यानी कि लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। फिर उन्होंने उस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाई और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गई। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो 3 टाइप की रेडिएशंस बाहर आई, इमिट हुई। एक कंपोनेंट जो था वो नेगेटिव की प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, जो ये प्रूव कर रहा था कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उन्होंने इसका नाम अल्फा रेज रखा। जो सेकंड कंपोनेंट था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये बात प्रूव कर रहा था कि वो नेगेटिवली चार्ज है, और उन्होंने इसका नाम बीटा रेज रखा। जो थर्ड कंपोनेंट था वो एक स्ट्रेंज बात है कि उसके पर कोई चार्ज नहीं था, ना ही कोई मास था, और वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव हो गया, जिसको उन्होंने गामा रेज का नाम दिया। और उन्होंने ये बात बताई कि एटम के अंदर तीसरा भी एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज भी नहीं होता, और उसकी जो मास होती है वो प्रोटॉन की मास से तकरीबन सेम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको कोई भी सवाल आता हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी ईमेल पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे कमेंट सेक्शन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे कांटेक्ट करके आप कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हमसे पूछ या डिलीवर कर सकते हैं।